अब इसके लिए पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ये आपको मालूम है कि फिजिक्स के अंदर, और फिजिक्स का डेफिनेशन ही हमारे पास में ये होता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर प्रिंसिपल्स एंड द फिनोमेनन्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज़ कॉल्ड फिजिक्स। तो यानी कि फिजिक्स की डेफिनेशन में आता है आपके पास में कौन? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग हिंदी में कहें भौतिक राशियाँ। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ मेनली कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। एक है आपके पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़, पहला तो कौन होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा होगा डेराइव्ड क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। और थर्ड होगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। थर्ड क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, यानी कि मूल राशियाँ, मूल राशियाँ ये हो जाएंगी आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, और ये हैं पूरक राशियाँ, इनको हम लोग कहते हैं। ठीक। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या डेराइव्ड क्वांटिटीज़, इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ? अब हम लोग 11th और 12th पढ़ के आ चुके हैं, तो आपने भी देखा होगा बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम लोग सेकेंड चैप्टर जो अभी आपका मोशन वाला आता है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, आगे चल के मोमेंटम, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये इस तरीके से क्वांटिटी आती रहती है। अब आप लोग और इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ 12th के अंदर, या मैग्नेट में चले जाओ, तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब इतनी सारी क्वांटिटीज़ को पढ़ाना एक बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनको क्लासीफाई कर दिया, यानी इनको डिवाइड कर दिया। किस तरीके से डिवाइड किया? कि सारी क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व किया, पढ़ के देखा उनको, और जान इतना ये पता लगाया कि इन सभी क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, और उनके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो इन पर डिपेंड करती हैं, जिनको उन्होंने अलग किया। तो यानी कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उन पर निर्भर नहीं होती हैं, और कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होती हैं। तो जो क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं होती, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं या इनसे बनेंगी, ये किसी से नहीं बनेंगी, ये फंडामेंटल है, इनको हमने अलग से छांट करके निकाल लिया कि इनको स्टडी करने पर बाकी सारी हम लोग सीख जाएंगे, बाकी सारी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो वो कौन सी है आपकी? डेराइव्ड। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं फंडामेंटल पर, फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करती। फिर थर्ड आपका जो होता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो होती हैं, ये ओनली एंड ओनली किससे रिलेटेड होती हैं? एंगल से रिलेटेड होती हैं या कोण से संबंधित होती हैं। तो हम लोग इनको यही कह सकते हैं द क्वांटिटीज़ दूज आर रिलेटेड टू एंगल्स। कोण से संबंधित राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियाँ या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़, जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ दे डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो हो गई आपकी कौन सी? डेराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का नंबर कितना होता है? ओनली 7। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ का नंबर कितना होता है? ओनली 2। इन 7 और इन 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी क्वांटिटियाँ जो आती हैं वो किस में आती हैं? डेराइव्ड में। तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वांटिटी है कौन सी? मास, यानी कि द्रव्यमान। सेकेंड है आपके पास में लेंथ, यानी कि लंबाई। थर्ड है आपके पास में टाइम, यानी कि समय। ठीक। और फोर्थ आपकी हो जाएगी टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो क्या? ताप। इधर आपके पास फिफ्थ हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ी तो पहला टॉपिक पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक चार्ज।
फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक करंट तो बाद में आता है, आपको पता है, 3rd नंबर चैप्टर में आया था इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे पहले बहुत कुछ पढ़ा था हमने चार्ज के बारे में। तो चार्ज पहले स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पे जैसे आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस। इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस यानी कि हम लोग इसको कहें प्रदीपन तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता। और 7 नंबर लास्ट नंबर है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा हो जाएगा। तो ये 7 क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी है? केवल कितनी है बेटा? 2। पहली कौन सी होती है? प्लेन एंगल। पहली क्या है? प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण। और दूसरा है आपके पास में सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी कि आपके पास हो जाएगा कौन? ठोस कोण। तो ये होती है आपके पास में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2। अभी हम लोग इनका डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ लेंगे सबका। और इन 7 और इन 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आप नाम जानते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, जितने भी आप नाम जानते हो वो सब के सब कौन सी होती हैं बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। हो जाएगा। तो आपसे टिक द करेक्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, या कौन सी सप्लीमेंट्री है, या कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। बहुत इजी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, तो पहचान लेंगे उस तरीके को। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है कि ये 7 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल है, ये 2 आपकी सप्लीमेंट्री है, इनके अलावा बाकी जो भी नाम आ जाए वो सब क्या है? डेराइव्ड है। हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें इन क्वांटिटियों के मेजरमेंट की, क्योंकि चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? यूनिट और डायमेंशन। यूनिट कहाँ पर आएगा? मेजरमेंट में आएगा। तो इन क्वांटिटियों का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे? तो मेजरमेंट पढ़ते हैं। देखिए मेज़र कैसे करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन भी हम लोग यही बनाते हैं, द क्वांटिटीज़ दूज आर मेजरेबल। जिन राशियों को आप माप सकते हो, तोल सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ का आप मेजरमेंट कर सकते हो, नाप तोल सकते हो, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ ली, 3 टाइप की थी। अब उनका क्या करना है हमको? मेजरमेंट। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। एग्जाम्पल ले लिए कि मान लीजिए कि हमारे पास में मार्कर है, या बहुत सारे मार्कर हैं इस तरीके से। इनका अगर वजन हमको, या हम कहें कि मास इनका मेजरमेंट करना है, इनका द्रव्यमान हमको नापना है, या दुकान पर हम लोग गए चीनी लेने के लिए, तो चीनी को हम लोग किस में नापेंगे? किलोग्राम में। इस तरीके से दुकान वाला 1 किलो 2 किलो जो भी आप लेंगे उसका बांट दे देगा, या इलेक्ट्रॉनिक आ गया उससे हम लोग चेक कर लेंगे। तो सपोज दैट हमने मेजरमेंट किया किसका? मास का। किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के या वस्तु के हमने मास का मेजरमेंट किया और हमको कितना मिल गया बेटा? 5 kg। क्या मिल गया? 5 kg मिल गया। अब इस मेजरमेंट वैल्यू के अंदर, ये मेजरमेंट वैल्यू है, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं बेटा, 2 वैल्यू होती हैं। बोला सर कहाँ? एक ही तो है। 2 है, ध्यान से देखिए। एक है आपके पास में कौन? 5। एक तो कौन है? 5। और एक कौन है यहाँ पर आपके पास में? 1 kg। एक तो क्या हो गया? 5, और एक क्या हो गया? 1 kg। तो सेम एज इट इज अगर मैं इधर लिख दूँ कि 7 kg, तो इसके पास में बेटा कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी? एक तो 7 और एक क्या है? 1 kg। आ जाएगा समझ में? तो 2 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू जो होती है इसको कहा जाता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये 7 भी यहाँ पर क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो है यहाँ भी 1 kg और यहाँ पर भी क्या है? 1 kg। तो ये जो है ये है आपके पास में यूनिट वैल्यू। ये क्या हो जाएगी? यूनिट वैल्यू। यानी कि ये तो हो गया आपके पास में मात्रक मान, और ये हो गया आपके पास में संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर हो जाएगा? अब क्या हुआ कि हमने किसी का भी मेजरमेंट किया, जैसे हम लोग अभी आगे चल करके 100 kg मेजरमेंट कर लिए किसी का, तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? 100, और यहाँ पर कौन आ रहा है? kg। 1 kg आ रहा नहीं आ रहा? तो हमने मेजरमेंट कैसे किया? हमने किया
कि सर आगे वाला नंबर जो है वो तो चेंज हो रहा है, आगे वाला नंबर क्या हो रहा है, चेंज, लेकिन ये पीछे जो वैल्यू है ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू है, तो किसी भी क्वांटिटी का हम लोगों ने जब मेज़रमेंट किया तो हमने एक फिक्स वैल्यू से उसका क्या किया है, कंपैरिजन किया है कि 1 kg के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। यहाँ 7 kg का मतलब है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उसके कंपैरिजन में अब दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं या मापन कर रहे हैं तो उसका मास कितना आ रहा है, 7। इसका मतलब 1 के कंपेयर में वो कितना है, 7 टाइम्स है। या तीसरे किसी ऑब्जेक्ट का हमने मेजरमेंट किया कि तीसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, तो तीसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने देखा कि 1 kg के और रेस्पेक्ट में या कंपेयर में वो 100 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 70 kg, इसका मतलब है बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कोई अलग एक ऑब्जेक्ट हुआ है जिसका मास कितना होता है, 1 kg। उस 1 kg के रिस्पेक्ट में ये जो मेजरमेंट आ रहा है ये कितना आ रहा है बेटा, 70 टाइम्स, 70 गुना आ रहा है इस तरीके से। तो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि एक वैल्यू फिक्स हमने की हुई है, एक वैल्यू को हमने फिक्स किया हुआ है, उसके कंपैरिजन में हम लोग अदर क्वांटिटीज़ का मेज़र करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, कभी हम लोग दुकान पर गए तो 1 किलो चीनी हमने खरीदने के लिए दुकान वाले को कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप समझते हैं कि वो 1 किलो का एक बाट उठा करके रख देता है और उससे हमें चीनी तोल करके देता है, तो आप कैसे जज किए कि वो 1 किलो है? दुकान वाले को क्या पता कि यही 1 किलो है, अभी तो मार्केट में मिल रहा है तो खरीद के लिया था, लेकिन सोचो कभी कि वो 1 किलो है कितना, किसको माना गया है 1 किलो? क्या हम लोग रोड पे से कोई भी एक पत्थर उठा करके रख दें कि यही 1 किलो है? हो सकता है क्या ऐसा? तो वो कैसे माना गया होगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर और एक म्यूज़ियम है, ठीक है, वहाँ पर एक मेटेलिक सिलेंडर रखा हुआ है पैलेडियम और इरिडियम का, पैलेडियम और इरिडियम कंबाइंड मेटल रखा हुआ है, एक सिलेंडर, मेटल का एक सिलेंडर है। उस सिलेंडर का जो मास है वो कितना है, 1 kg। तो सारी दुनिया में जितने भी मेजरमेंट हो रखे हैं केजी में, वो उस सिलेंडर को बेस मान करके किए हुए हैं कि वो जो सिलेंडर का मास है उसको हमने कितना माना है, 1 kg माना है। तो अब दुनिया 1 kg जो है बाट जितने भी आते हैं वो उस सिलेंडर के कंपैरिजन में बनते हैं। तो वो जो क्वांटिटी हमने फिक्स की है मेजरमेंट करने के लिए, जिस वैल्यू को हमने क्या किया है, फिक्स किया है, उस फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, यूनिट। उस फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट नाम देते हैं। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? आगे वाला नंबर आपका चेंज होता रहता है एज ए रिक्वायरमेंट, लेकिन ये जो फिक्स वैल्यू है ये आपकी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए। सेम एज इट इज़ जब मैं किसी का लेंथ मेजर करूँगा, सपोज दैट मैंने किसी रॉड का लेंथ मेजर कर लिया 8 मीटर है, तो इसके पास भी कितनी वैल्यू है बेटा, 2, एक तो 8 और एक क्या है 1 मीटर। तो सेम एज इट इज़ हमने 1 मीटर भी क्या कर रखा है, फिक्स किया हुआ है। तो 1 मीटर क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया, लेंथ का क्या हो गया, यूनिट हो गया, और ये हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट क्या होता है। तो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए, किसी राशि को नापने के लिए एक राशि फिक्स की गई है, एक मान को निश्चित किया गया है, एक मान जो निश्चित किया गया है उसी मान को हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका यूनिट नाम देते हैं। हो जाएगा। वैसे टाइम के लिए हमने फिक्स कर दिया, टाइम हमने मेजरमेंट किया जैसे 4 सेकेंड, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 4 इधर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, तो हमने एज इट इज़ 1 सेकेंड आपको फिक्स किया हुआ है। तो ये सारी आपकी क्या होती है, यूनिट होती है। क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास मेनली कितने होते हैं, 3। कितने सिस्टम है बेटा यूनिट्स के हमारे पास में, 3 सिस्टम है। कौन कौन से, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। 3 सिस्टम मैंने है आपके पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। अब ये सिस्टम कहता है कि जो लेंथ है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किस में मेजर करेंगे, मीटर में। लेंथ को ये सिस्टम किस में मेजर करता है बेटा, मीटर में। और वहीं जो K है, K का मतलब है यहाँ पर क्या,
किलोग्राम। तो यहाँ पर मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। और यहाँ पर टाइम को किस में मेजर किया जाता है? सेकंड के अंदर। ये जो एस है इसका मतलब क्या है? सेकंड। सेम एज इट इज सीजीएस सिस्टम जो है, लेंथ को यहाँ पर मेजर किया जाएगा किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। मास को यहाँ पर मेजर किया जाएगा किसके अंदर? ग्राम के अंदर। और टाइम को किस में अंदर किया जाता है? सेकंड के अंदर ही। वहीं एपीएस सिस्टम की बात करें तो एपीएस सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया जाता है बेटा? फुट में। और मास को किस में किया जाएगा? पाउंड में। और वहीं टाइम को किस में किया जा रहा है? सेकंड में। तो ये 3 सिस्टम हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? सपोज दैट n1। और यहाँ का यूनिट वैल्यू हमने कितना कंसिडर कर लिया? u1। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि हमने 5 kg किसी ब्लॉक का मास ले लिया। अब यहाँ पर मास किस में आया बेटा? किलोग्राम में। इसका मतलब आप कौन सा सिस्टम समझेंगे? MKS, क्योंकि यहाँ पर मास किसके अंदर है बेटा? किलोग्राम के अंदर। इसी को अगर मैंने लिखा CGS सिस्टम के अंदर तो इतना अभी अब हमको पता है कि 1 kg के अंदर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो इसको आप क्या लिख देंगे? हो जाएगा 5000 क्या हो जाएगा आपके पास में? ये ग्राम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बेटा? 5। यूनिट वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 kg। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5000। और यहाँ पर यूनिट वैल्यू कितना है आपके पास में? 1 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 5 kg और इक्वल है किसके? 5000 ग्राम के। 5 kg इक्वल है किसके? 5000 ग्राम के। यानी कि 5 kg जो है ये बराबर है 5000 ग्राम के। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि MKS सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया? n1 से। तो बेटा मैंने 5 को क्या लिख दिया? n1। और ये क्या हो गया मेरे पास में? u1। यहाँ 5000 को क्या लिख दिया मैंने? n2। और इसको क्या लिख दिया मैंने? u2। तो आपको क्या समझ में आया कि n1 और u1 का मल्टीप्लाई बराबर है n2 और u2 के मल्टीप्लाई के। और तीसरा अगर मैं FPS के अंदर मान लेता हूँ n3 और u3, इधर मैंने n2 u2 माना, तो इस तरीके से ये भी बराबर होगा किसके? n3 u3 के। अरे समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि n और u का मल्टीप्लाई, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई जो है इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। हर सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। n और u का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, n कांस्टेंट नहीं होगा, u कांस्टेंट नहीं होगा। याद रखना बेटा, n इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। n कांस्टेंट नहीं है, u अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये बदल जाते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो n भी बदल जाएगा और u भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो मैंने यहाँ पर किया है। आगे समझ में? कैसे वेरी करेगी, किस तरीके से बदलेगी? तो देखो बेटा, यहाँ 5 था, यहाँ पर क्या हो गया? 5000। तो n की वैल्यू यहाँ इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आपको पता है कि n1 कम है और n2 क्या है? ज़्यादा। गलत लगा दिए, n1 कम है और n2 क्या है? ज़्यादा। अब सही हो गया? n2 5000 जो है वो ज़्यादा है और 5 क्या है? कम है। तो वहीं बेटा u1 जो है ये बड़ा है और u2 जो है वो क्या है? छोटा है। यानी kg बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है? छोटा होता है। आगे समझ में? तो MKS सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? छोटी, और यूनिट वैल्यू क्या होती है? बड़ी। MKS सिस्टम में। CGS सिस्टम का अगर MKS के कंपैरिजन करूँगा तो CGS में और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, लेकिन यूनिट वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। तो कौन सा रिलेशन आपको नज़र आ रहा है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब n और u में रिलेशन कौन सा है? आप MKS से CGS में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट वैल्यू क्या हो गई? उतनी कम हो गई। इससे दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम। आगे समझ में या नहीं आया? तो इस तरीके से n और u दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहता है? कांस्टेंट। और रिलेशन ये हो गया हमारे पास में कि n इक्वल टू अगर निकालोगे तो कांस्टेंट अपॉन में कौन आएगा? u।
या u अगर आप निकालोगे तो u इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट अपॉन में n। तो याद रहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जाते हैं n की वैल्यू अगर आपकी कम होती है तो u की वैल्यू को क्या होना पड़ता है, ज़्यादा, और u की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो n की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का 100% चांस होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है। कर लेंगे क्या या नहीं कर पाएंगे? बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि n अगर बढ़ गया है तो u क्या होगा, कम, u अगर बढ़ गया है तो n क्या होगा, कम। आगे समझ में, यानी n और u का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास में क्या बेटा, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट। एक सिस्टम के अंदर मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, अब दूसरे सिस्टम के अंदर अगर हम लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं उसी क्वांटिटी का तो क्या बदलता है वो क्लियर हो जाएगा आपको। अगर n बढ़ेगा तो u कम होगा और u बढ़ेगा तो n कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया आपका मेजरमेंट। अब हमें क्या पढ़ना है, यूनिट, जो वैल्यू हमारी फिक्स की गई है, और मोस्टली हमें पढ़ना पड़ता है कौन सा सिस्टम, MKS। कौन सा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमको, MKS सिस्टम पढ़ना है। मोस्टली हम लोग MKS में काम करते हैं, CG और FPPS में काम नहीं करते हैं। ऐसा ही सिस्टम भी इसको कहा जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर आप जैसे MKS सिस्टम टू FPS सिस्टम जाओगे या FPS सिस्टम टू MKS जाओगे तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट और रहेगी, एक तो है आपके फुट की और एक आपके पाउंड की। क्योंकि MKS टू CGS तो आपको बहुत इजी है, ये सब आप बहुत बार करके भी आ जाते हैं। MKS टू CGS जाना हो या CGS टू MKS आना हो तो ये कन्वर्जन तो आप जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर, और वहीं 1 किलोग्राम के अंदर और कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। ये तो हम जानते ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आती है, आपको दिक्कत आएगी MKS टू FPS जाने में या FPS टू MKS जाने में। तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है कि मैंने पूरा बता दिया कि इसे 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं और 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मैंने इसको इंच की जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 फुट के अंदर आपको सेंटीमीटर आ जाएंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में आ गया। सॉल्व करने के बाद में आया कि 1 फुट बराबर होता है आपके पास में 0.3048 मीटर। याद करना इस चीज़ को कि 1 फुट में, फुट से जब आप मीटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना और मीटर से अगर आपको फुट में आना हो तो डिवाइड करना। सेम एज इट इज़ 1 पाउंड के अंदर कितने केजी होते हैं, तो 1 पाउंड के अंदर केजी होते हैं 0.4536 किलोग्राम। याद हो जाएगा। तो आपको किलोग्राम से पाउंड में जाना हो तो डिवाइड करना और पाउंड से किलोग्राम में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दिया कि अगर आपको जैसे सपोज दैट फोर्स दे रखा है, फोर्स दे दिया आपको कितना 5 न्यूटन, फोर्स कितना दे दिया 5 न्यूटन, और हमें कहा जाए कि इसका CGS सिस्टम में निकालो एक बार के लिए कि ये तो पता लग गया हमको कि MKS में है। अब इसको किस में चाहते हैं हम लोग, CGS में चाहते हैं। तो आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है बेटा 10⁵ डाइन होता है। ये तो डायरेक्ट भी आपको याद रखना होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं, डायमेंशन मेथड से आपने किया भी है, लेकिन अब नहीं करना क्योंकि अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से डायरेक्ट ही करना। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे कि F = 5 इंटू 10⁵। तो अब ये क्या लग जाएगा डाइन। आगे समझ में, ये नहीं हो पाएगा। और पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा कर लो। 5 न्यूटन हो गया, न्यूटन मतलब हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप करोगे 5 एज इट इज़। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ना ग्राम के अंदर, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है आपके पास में सर 1000 ग्राम है। डिवाइड अच्छा 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। पावर इनका एक ही है तो आगे कुछ लगाने की स्क्वायर वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं। डिवाइड में क्या है बेटा सेकंड, तो वहाँ भी सेकंड होता है यहाँ भी सेकंड होता है। MKS में भी एस सेकंड है, CGS में भी एस सेकंड है, तो उसके कन्वर्जन की आवश्यकता आपको नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 × 10⁻⁵3020 कितना हो गया 5। तो ये हो गया आपके पास में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको 5 kg को 5 न्यूटन को अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए बेटा FPS के अंदर, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में FPS टू MKS या MKS टू FPS इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। CGS वाला बहुत ईजी पड़ जाता है, आ भी सकता है, लेकिन आप इस पर ज़्यादा काम करके जाना। तो न्यूटन मतलब मैंने फिर से वही लिख दूंगा सर किलोग्राम इंटू
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इसका यूनिट तो पता है न्यूटन का, मतलब 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अभी थोड़ी देर में अपन रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन अभी पता। तो यहाँ से किलोग्राम को आप हटाओगे, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, पाउंड में। किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, आप बताओ, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करोगे, शाबाश, 0.4536, ये पाउंड में आ गया, ठीक है सर। अच्छा, मीटर से आपको फुट में जाना है तो क्या करोगे, मीटर से फुट में जाना है तो भी क्या करोगे, डिवाइड। किससे डिवाइड करोगे, 0.3048 से। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन में फिर करोगे 0.3048 से आपने डिवाइड कर दिया। तो ये मास आपका किस में हो गया, पाउंड में, और मीटर को हमने किस में लिख दिया बेटा, फुट के अंदर, अपॉन में सेकंड, तो सेकंड ही रहता है। आगे समझ में। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि 5 न्यूटन जो फोर्स है ये पाउंड में इसकी FPS सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये पार्ट है आपका, इसको नोट करो। हटाए। अच्छा, एक टाइप का और क्वेश्चन देखना, अभी मैंने आपको पढ़ाया मेजरमेंट, और मेजरमेंट में हमने पढ़ाया n इंटू यू की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। n इंटू यू की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। सपोज दैट हमारे पास में हमने मेजरमेंट किया और ये पता लगाया कि किसी बॉडी पर, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स की वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन है। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे और न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 3 टाइम्स हो जाती है, फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को कितना कर दिया जाए, 3 टाइम्स, तो यूनिट वैल्यू पर क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू becomes 3 times to initial, then what effect on the unit value, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ n इंटू यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट के लिए, कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू तो आपको पता लग गई। अच्छा, इसमें बेटा पता लगाओ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू कौन सी है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा, 5, और यूनिट वैल्यू कितनी है, n, इसी को ले लो। आगे समझ में। अब मैं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स, तो यूनिट वैल्यू क्या होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 3 टाइम्स हो जाएगी तो मैंने आपको कहा कि n और u का वैल्यू क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। अगर n आपका बढ़ता है तो u आपका क्या होगा, कम। तो बेटा n जितना बढ़ गया u उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये 3 गुना हो गया है तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। नहीं समझे क्या। अभी अभी आपको ये तो सिखाया था मैंने कि n इंटू यू की वैल्यू क्या रहती है। आप यहाँ से बेटा अगर u निकालोगे तो कांस्टेंट अपॉन में क्या करोगे, n, कांस्टेंट अपॉन में क्या करोगे, n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया आप इसको। फिर उसके बाद में u डैश, नए सिस्टम के अंदर u डैश इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, अपॉन में हमने क्या कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया है, 3 टाइम्स टू इनिशियल। तो पहले कितना था, 3, उसका कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स हो गया, n का ही तो 3 टाइम्स हुआ। अच्छा, कांस्टेंट अपॉन में n जो है, कांस्टेंट अपॉन में n जो है, इसको क्या लिख दोगे आप, तो u डैश का वैल्यू क्या आया सर, u अपॉन में 3, तो 1/3 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इतने टाइम्स हो गया तो उतना ही डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वैल्यू हो जाएगा। यही चीज़ यूनिट वैल्यू के लिए आप याद रखना। नहीं समझ में आया क्या। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, ईजी सा क्वेश्चन आएगा। अब हम कह दिए कि जैसे सपोज दैट किसी बॉडी का मास था 50 kg, किसी बॉडी का मास कितना है 50 kg, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट वैल्यू जो है, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मैंने 1/5 कर दिया, 1/5 टाइम्स कर दिया, तो बताओ यूनिट वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी सिस्टम में कन्वर्जन पर ऐसा देखा गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो कितनी हो गई 1/5 टाइम्स, तो न्यूमेरिकल यूनिट वैल्यू क्या होगी पता लग जाएगा। कैसे करोगे, आंसर क्या है जल्दी बताओ। 5 टाइम्स, यहाँ 1/5 हो रहा है इसका मतलब यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे 1/5, क्लियर हो जाएगा। तो 5 टाइम्स आपका आंसर
कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इजी है कि नहीं है, लेकिन पता नहीं होता है तो फिर नंबर कट जाता है। छापो इसको। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस नीट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हटा दें। छाप दीजिए। अब मेजरमेंट से हमें पता लग गया कि ये यूनिट और यूनिट क्या होता है ये पता लग गया ना। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किसकी तरफ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ से आता है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट और डायमेंशन आपसे पूछ लेता है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले शायद लास्ट ईयर ही और स्ट्रेस का पूछा था, स्ट्रेस का डायमेंशन डायरेक्ट पुटअप किया गया था तो उसको आपको टिक करना था बस, लेकिन वो कब हो पाएगा जब अपने को याद होगा। तो उसके लिए हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ लेते हैं, उनका फार्मूला पढ़ लेते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का फार्मूला अगर हमें याद रहता है तो हमारे पास यूनिट बनाने के लिए, और ये मान लीजिए कि बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है, फार्मूला याद है, फटाफट से आपका यूनिट निकलता है वहाँ से, और यूनिट निकल जाता है तो फिर उसका डायमेंशन भी निकल जाता है। तो एक काम करते हैं अपन डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का यूनिट डायमेंशन एक साथ पढ़ लेंगे। अभी अपन लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं डायमेंशन। क्या लिख लेते हैं बेटा हम लोग इसको, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी बताई। फंडामेंटल क्वांटिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताई थी मैंने आपको, मास। सेकंड कौन सी थी बेटा, लेंथ। थर्ड कौन सी थी, टाइम। नेक्स्ट कौन सी थी, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में आप लोग जानते ही हैं, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई। उसके बाद में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस। इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस यानी कि प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता। और ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यही था। अच्छा, इसका यूनिट हम लोग बना दिए। हम क्या बनाए, साइंटिस्ट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल का यूनिट डायमेंशन ये सब क्या है, फिक्स है। तो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं बेटा, एमकेएस में, केजी। लेंथ को किस में करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में करते हैं, सेकेंड में। टेम्परेचर को केल्विन में। और इलेक्ट्रिक करंट को किस में करेंगे, एम्पियर में। इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस को कैंडेला। और वहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में करते हैं बेटा, मोल के अंदर। परेशानी किसी को? अच्छा, इनका हमें बनाना पड़ता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो कितनी टाइम्स यूज़ हुआ है, एक ही मतलब एक ही फॉर्मूले में या किसी एक फिजिकल एक्सप्रेशन के अंदर कितने टाइम्स यूज़ हुआ है। तो इंडिविजुअल अगर आपके पास मास है, अकेला क्या है, एक बार मास यूज़ हुआ है, तो मास के लिए हम लोग डायमेंशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एम से, कैपिटल एम से। और उसकी पावर एक बार अगर यूज़ हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, m1 डायमेंशन हो गया। मतलब मास जो है वो कितने टाइम्स यूज़ हुआ है, ओनली 1 टाइम। वहीं लेंथ के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा इसका, L1। अगर कहीं पर मास जो है वो डबल टाइम यूज़ हुआ होता, किसी फॉर्मूले में अगर ये ऐसा लिखा हुआ है कि मास का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार यूज़ हुआ है, और 2 बार यूज़ हुआ है इसका मतलब आप वहाँ पर उसका डायमेंशन क्या बनाओगे, m2। आ जाएगा समझ में। अगर 1/, में यहाँ पर मास जो है उसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आधा टाइम यूज़ हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, तो बोला सर 1/, में m और उसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2, उसको ऊपर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायमेंशन लिखना पड़ता है। कोई नीचे है तो उसको ऊपर ले जा करके लिखिए। जो पावर है उसका, वही उसके लिए किसका काम करता है बेटा, डायमेंशन का काम करता है। क्वांटिटी का जो यूनिट है या फिजिकल एक्सप्रेशन है उसका, या सिंबल है, उसकी जो पावर होती है वही किसका काम करती है, उसके डायमेंशन का काम करती है। तो यह लेंथ के लिए हो गया। टाइम के लिए हम लोग करेंगे तो बेटा टाइम के लिए किससे डिनोट करते हैं, टी से, कैपिटल। अच्छा, टेम्परेचर, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, A1। कैंडेला मोस्टली टाइम पे यूज़
नहीं होता, मोस्टली क्वांटिटियों में कभी आया भी नहीं होगा, आपने 11 पूरा पढ़ लिया है, आया कहीं पर? तो यहाँ पे हम लोग चाहें एक θ1, ये 12th क्लास में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में ज़रूर आया था, आपको याद हो तो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं बेटा? मोल। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? मोल ही लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऐसे। तो ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का क्या हो जाएगा? डायमेंशन। अब फंडामेंटल क्वांटिटी से हमको क्या बनाना है? डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाना है। तो अब हम लोग वो काम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला भी साथ लिखेंगे, उसका यूनिट भी साथ लिखेंगे और उसका डायमेंशन भी साथ ही बनाएंगे। तो एक ही चार्ट के अंदर हमें वो सारे जो है फॉर्मूले लर्न भी हो जाएंगे और उनका यूनिट डायमेंशन बनाना भी आ जाएगा। याद नहीं करना पड़ेगा आपको। हटाएं इसको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में मैं आपको डेफिनेशन इसका बता चुका हूँ। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती है बेटा? द फिजिकल क्वांटिटीज़ दूज आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज़। वे सभी भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं या उनसे बनती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग और किसका निकालते हैं बेटा? एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले लिया? एरिया। आप एरिया किसी का देखिए, सर्कल का देखिए। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। आप कोई रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? किसी भी स्ट्रक्चर का एरिया ले, ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, तो इसका क्या होता है बेटा? 1/2 लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू क्या होता है? हाइट। होता है नहीं होता? तो यहाँ पे आर मीन्स क्या है? लेंथ। आर मीन्स क्या है? ये लेंथ ही तो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, नहीं है क्या? तो लेकिन रेडियस जो है, लेंथ जो है, वो कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है? सर 2 बार। कितनी बार यूज़ हो रहा है? 2 बार यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो एक बार लेंथ, ब्रेथ। ब्रेथ भी एक तरीके से क्या है? लेंथ है सर, ये लेंथ ही तो है, बस उसको मतलब समझाने के लिए एक तरीके से। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ब्रेथ। इसको क्या दे दिया? लेंथ। इसको लेंथ बोल देते, इसको ब्रेथ बोल देते, उसको फर्क पड़ता नहीं। लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए उनको एक ही लेंथ ही है, लेंथ को अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे सर्कल के लिए हमने उसको रेडियस दे दिया, ट्रायंगल के लिए वो ये भी लेंथ ही है बेटा, ये भी लेंथ ही है, लेकिन हमने क्या नाम दे दिया? इसको बेस और इसको हाइट दे दिया। तो है सब क्या आपके पास में? लेंथ ही। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए उनको नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको ये पता लग गया कि एरिया कोई सा भी ले लीजिए आप, एरिया में 2 बार लेंथ यूज़ होती है। रेडियस 2 बार यूज़ हुआ, लेंथ ब्रेथ के फॉर्म में 2 बार यूज़ हुआ, बेस और हाइट की फॉर्म में भी 2 बार यूज़ हुआ। तो इस तरीके से कोई भी आप स्ट्रक्चर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें लेंथ जो है वो कितना टाइम यूज़ होता है बेटा? डबल टाइम यूज़ होता है। तो एरिया का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं? तो एरिया का फॉर्मूला आप बना सकते हैं यहाँ पर लेंथ इनटू लेंथ। लेंथ इनटू क्या हो जाएगा? लेंथ। 2 बार लेंथ यूज़ होता है, बाकी कांस्टेंट से हमको कोई मतलब नहीं होता है। 1/2 पाई ये सब क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, ये फॉर्मूला बन गया। यूनिट क्या बनाओगे सर? लेंथ इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ का होता है मीटर। एक लेंथ का क्या हो गया? मीटर। दूसरी लेंथ का भी क्या है बेटा? मीटर। तो क्या हो जाएगा सर? मीटर स्क्वायर। सेम एज इट इज अगर मैं आगे चला, कौन आ जाएगा मेरे पास में? वॉल्यूम। अच्छा, पहले इसका डायमेंशन भी बना दो। तो लेंथ 2 बार यूज हुआ, इसलिए क्या लिख दोगे आप? L2। क्या लिख दोगे? L2। समझ आया नहीं है? और वो आपको पता ही है कि ऐसा कॉमा बना देते हैं, M0 वो बना देंगे अभी। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम आप कोई सा भी देखिए, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम देख लिया आप। हाइट है इसके पास में कितना बेटा? h। बेस का रेडियस कितना है इसके पास में? r। तो एरिया क्या होगा सर? हम जानते हैं πr²h। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो वॉल्यूम होता है, एरिया थोड़ी होता है। हम वॉल्यूम ही तो पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया? πr²h। तो यहाँ पर रेडियस कितनी बार यूज़ हुआ सर? 2 बार। एक बार कौन यूज़ हुआ? हाइट। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई? 3। 2 बार रेडियस, 1 बार हाइट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आप पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो 3 बार यूज हुआ नहीं हुआ? लेंथ 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 लेंथ, एक बार ब्रेथ की फॉर्म में, एक बार हाइट की फॉर्म में, एक बार लेंथ की फॉर्म में। आ गया समझ में? तो यहाँ पे कितनी बार यूज हो रहा है बेटा? 3 बार। कोई भी स्ट्रक्चर आप देखो, इसको आप स्पेयर देख लीजिए, गोला। स्पेयर के लिए, गोले के लिए कितना हो जाएगा ये बताओ? 4/3
पाई आर क्यू। तो आर जो है वो कितना टाइम्स यूज़ हुआ, 3 टाइम्स यूज़ हुआ। तो कोई भी आप वॉल्यूम ले लीजिए, किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम लोगे तो वहाँ पर कितने टाइम्स यूज़ होता है बेटा, 3 टाइम्स आपका लेंथ जो है वो यूज़ होता है। हो जाएगा क्लियर। तो इस तरीके से वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। यूनिट अगर बनाएंगे यहाँ पर तो सर 3 बार यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, परेशानी किसी को, लेकिन यही डायमेंशन बनाऊंगा तो कितना लिखना पड़ेगा उसको, L3। अच्छा, इसके बाद नंबर आता है किसका, मास तो हम लोग पढ़ लिया फंडामेंटल में। यहाँ पर डेंसिटी पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास लिख देते हैं पूरा, ये वॉल्यूम, मास अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम। अब मास के लिए तो हम लोग फंडामेंटल में पढ़े थे, क्या होता है यूनिट, केजी। अच्छा, वॉल्यूम के लिए अभी ऊपर ऊपर से टीप लिए हैं, टीपना बहुत इंपॉर्टेंट है। केजी क्या होगा बेटा, पर मीटर क्यूब, केजी पर। तो केजी का तो डायमेंशन ऊपर आएगा m1 और मीटर क्यूब का नीचे आएगा L3। तो आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, m1 L-3। मैंने बताया था ना डिनोमिनेटर में होता है तो उसको ऊपर लेकर के जाते हैं। फोर्थ आपके पास में एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई। अब हम लोग चलते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया आपके पास, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, होती तो दोनों लेंथ ही है। दोनों क्या होते हैं बेटा, लेंथ। जब हम लोग मोशन पढ़ाते हैं तो दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी मेरे को दोनों का पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, लेंथ ही है। एक शॉर्टेस्ट लेंथ है और एक क्या है आपका, लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो लेकिन है तो सर लेंथ ही, तो लेंथ ही है तो इनका यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर। यूनिट क्या रहेगा और डायमेंशन क्या हो जाएगा, L1। हुआ नहीं होगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए, तो स्पीड और वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का देखूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऊपर आता है आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, अपॉन नीचे कौन आएगा, टाइम। ये फॉर्मूला हो गया। अब डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, होता तो लेंथ ही है, इसलिए यूनिट क्या हो गया उसका, मीटर। अपॉन में टाइम है, टाइम का क्या होता है, फंडामेंटल में टीप लेंगे तो मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या बनेगा इसका, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन बनाऊंगा तो मीटर के लिए बेटा L1 और सेकेंड के लिए कितना, T1। तो ये हो जाएगा L1T-1 बना लेंगे इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे तो कौन आएगा सर, एक्सेलरेशन। अब चीज़ें रिलेटेड होती जाएंगी। एक्सेलरेशन होता है सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत, वेलोसिटी के लिए हम लोग ऊपर से टिप लिए हैं मीटर पर सेकंड, एक टाइम और है, टाइम नीचे आ जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इधर लिखेंगे तो L1 और नीचे हो जाएगा T2, तो ये हो जाएगा L1T-2। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी। एक्सेलरेशन के बाद में नंबर किसका आता है सर, फोर्स का। अच्छा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बात देखिए, ठीक है। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन यानी कि त्वरण और मंदन। मंदन का पूछा जाए, बोले सर हमको गुरुजी पढ़ाई नहीं कभी, हम कहाँ से लिख के आए, तो यही होता है, ठीक है। वहीं फोर्स के लिए क्या पढ़ेंगे, बल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो जानते हैं हम लोग कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, दुनिया का कोई भी फोर्स किसके बराबर होता है, माँ के बराबर होता है, ma। ठीक, हाँ, ma मास। m क्या है यहाँ पर बेटा, मास। मास के लिए क्या यूज़ करोगे आप, kg। एक्सेलरेशन वाला ऊपर से टिप लिए हैं, सब कुछ ऊपर से टिपना होता है, आगे समझ में। तो यहाँ पर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg का डायमेंशन क्या बनेगा, m1 और लेंथ का क्या बनेगा, L1। डिवाइड में कौन रहेगा, बोला सर T2। ऊपर लेके जाओगे तो m1 L1T-2 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्लियर। फोर्स के बाद में हमारे पास में नंबर किसका आता है नेक्स्ट सर, मोमेंटम का। फोर्स के बाद में नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है सर, P=mv, P= मास इंटू वेलोसिटी। अब मास के लिए हम लोग यूनिट क्या यूज़ करेंगे, kg, और वेलोसिटी के लिए क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड। तो kg के लिए हमारे पास डायमेंशन हो जाएगा m1, लेंथ के लिए हो जाएगा L1, टाइम के लिए हो जाएगा T1। सही तरीके से लिखेंगे तो m1 L1T-1। समझ में आया नहीं आया, क्लियर। इसके बाद में कौन आएगा सर, इम्पल्स। कौन आएगा, इम्पल्स यानी कि आवेग, संवेग, आवेग। इम्पल्स के लिए क्या लिख देंगे सर, हम पता है कि I=F इंटू क्या होता है, डेल्टा टी। बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, इम्पल्स। तो फोर्स और शॉर्ट टाइम पीरियड
लघु समय को, अल्प समय को अगर हम लोग फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बॉल आया, बॉल पर बैट से मारा, बॉल का और बैट का कॉन्टैक्ट कितने टाइम के लिए हुआ, बहुत कम समय के लिए, तो इसका मतलब उस बॉल में क्या प्रोड्यूस हो गया, इम्पल्स। क्या प्रोड्यूस हुआ, इम्पल्स, आवेग आ गया। तो इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का क्या हो जाएगा सर, ऊपर से टीप लेंगे, टीपना बहुत है ऊपर से, है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का क्या होगा, सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड का विनाश हो जाएगा, बचेगा कौन भाई, केजी मीटर पर सेकंड। केजी का हो जाएगा m1, लेंथ का हो जाएगा, सर हम वैसे भी तो जानते हैं ना कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग यही कह देते हैं कि जो इम्पल्स का है वही डायमेंशन किसका होगा, मोमेंटम का होगा, डायमेंशन सेम रहता है। हो गया, ये सब आपके पास लिखा हुआ भी है, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद अच्छा इनको थोड़ा याद रखोगे तो आगे वाली बहुत इजी हो जाएंगी। अभी याद करते चलो कौन किससे रिलेट हो रहा है। इसके बाद में नंबर किसका आएगा सर, वर्क का। वर्क यानी कि W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या हो गया, अभी अभी तो बोले थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, मीटर, तो दोनों को तरीके से लिख देंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या डायमेंशन बनाओगे, केजी का क्या बनेगा, m1, L1 सॉरी L2 आएगा लेंथ का, डिनोमिनेटर में टाइम का टी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t-2, याद कर लोगे। वही किसका आएगा इसके बाद में, एनर्जी का। कौन सा एनर्जी है सर, कोई सा भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे कोई और एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वही जो वर्क का होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो पढ़े थे हम लोग, कि टोटल वर्क जो होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो वहाँ से ठीक। बाकी फॉर्मूला लगा करके करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mgh, तो यहाँ पर मास का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर यूनिट आपका क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट अगर सेम है दोनों का, वर्क का और एनर्जी का, तो डायमेंशन भी सेम होगा कि नहीं होगा, तो m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, इससे भी प्रूव करना चाहोगे तो आप कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के बाद में किसका नंबर आता है, पावर का। सब एक दूसरे से रिलेटेड चल रहा है। पावर का, पावर क्या है, बोले पावर होता है सर वर्क डन अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ वर्क डन। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, अच्छा इधर हम लोग ये भी देख लिए कि ये जो वैल्यू है किसके बराबर होता है बेटा, जूल के। किसके बराबर होता है, जूल के। तो 1 जूल का कभी पूछा जाए तो यही होता है उसका यूनिट वर्क के अंदर, या एनर्जी के लिए हम लोग पूछें तो 1 जूल किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के, या 1 जूल का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 t-2। चीज़ें आपको आती हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका बदल जाता है। वो आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1 जूल, तो 1 जूल का डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा। अच्छा 3 जूल का क्या होगा, अरे यही होगा, डायमेंशन थोड़ी बदलता है। आगे 3 लगा देने से, 4 लगा देने से डायमेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया समझ में क्या नहीं आया। अच्छा, इसका ये कंप्लीट हो गया। जूल के अलावा एक सीजीएस सिस्टम में कौन होता है बेटा, अर्ग। सीजीएस सिस्टम में कौन होता है, और 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होते हैं सर, 10⁻7। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। समस्या किसी को, चला आगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12th क्लास के अंदर है, तो वो भी एनर्जी का ही है, वो भी किसका यूनिट होता है बेटा, एनर्जी का। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट, डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन थोड़ी बदलता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डायमेंशन भी पूछा जाए आपसे तो भी क्या बताओगे आप, m1 L2 t-2, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है यूनिट देख करके डायमेंशन पूछ ले, बोला हमें तो पता ही नहीं था ये, ऐसे समझ जाना। अच्छा, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क का कितना आया, अब टिपना बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर से, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे कौन है एक टाइम और है तो सेकेंड और लगा दो, ये बन जाएगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। डायमेंशन बनाओगे तो m1 L2 t-3 बना लेंगे क्या। इस तरीके से आपका कौन खत्म हो गया, पावर। पावर के बाद हम किस पर आ गए थे, प्रेशर पे। पावर के बाद हम लोग किसको चेक कर लिए बेटा, प्रेशर का।
परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट ये किससे डिसाइड होता है बेटा? थ्रस्ट से। थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि थ्रस्ट अपॉन में एरिया। तो थ्रस्ट क्या है? फोर्स ही है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है बस, हर कोई फोर्स नहीं होता, परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हम लोग पढ़ के आगे ऊपर न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर न्यूटन को भी तो खोल के लिखो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर गया, ये बचेगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर नीचे बचेगा ना। डायमेंशन बनाओगे तो केजी का हो जाएगा m1, और m को ऊपर ले गया तो ऊपर डाल ले जाओ, और टाइम का क्या हो जाएगा बेटा? t-2। बोलो समझ आया नहीं आया? इस तरीके से हमारे पास किसका हो जाएगा? प्रेशर का कंप्लीट हो गया। प्रेशर के बाद में सरफेस टेंशन ले लेते हैं। प्रेशर के बाद किसको ले लिया बेटा? सरफेस टेंशन को। टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली टेंशन आता है तो फोर्स है, ओनली टेंशन आ जाए तो क्या है? फोर्स। लेकिन सरफेस टेंशन आ जाए तो आप याद करो, सरफेस टेंशन को हम टी से डिनोट करके आए, या एस से भी डिनोट किया होगा। तो टी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स यानी कि न्यूटन, लेंथ का हो गया मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास में? m1 L1, सॉरी यूनिट लिखना है भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर और है, मीटर से मीटर गया, केजी पर क्या बचेगा? सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनाओगे? m1 L0 t-2, फोर्स पर यूनिट लेंथ। आ जाएगा समझ में? ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आपसे इस तरीके से आपके पास ये क्या हो गई? आपकी यूनिट और डायमेंशन। तो आगे की बना लोगे क्या? या नहीं बना पाएंगे? तो आगे की तुमसे ना बने तो हम बना देंगे, लेकिन आप एक बार, हमने जितनी भी आपको बनवाई है क्लासरूम में, हम लोग 60 के समथिंग आपको पढ़ा दिए थे। जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे कांस्टेंट के बता दिए थे। कांस्टेंट में आपका स्टार्टिंग करना आप किससे? प्लांक कांस्टेंट से करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक कांस्टेंट, सेकंड आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थर्ड आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कूलाम्ब फोर्स कांस्टेंट था। कूलाम्ब फोर्स कांस्टेंट के अंदर कौन मिलता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी मिलती है आपको, वैक्यूम के लिए था, और फिर मीडियम के लिए था, और फिर आपका एब्सोल्यूट वाला भी था। याद है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया था। डाइलेक्ट्रिक वाले का यूनिट रेस होता है, वो उसका कोई यूनिट बनता नहीं है। फिर आप मैग्नेट में चले जाओगे, मैग्नेट के अंदर भी वही मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का, फिर वहाँ पर कौन आता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आती है वैक्यूम की, और फिर मीडियम की। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी? एब्सोल्यूट या रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको हमने कहा था उसका यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं आता है उसका। तो आप उन कांस्टेंट का, गैस कांस्टेंट हो गया, गैस कांस्टेंट पी वी इक्वल्स टू एनआरटी से आपका आर निकल जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे मैंने बोल्ट्जमान कांस्टेंट करा रखा है, तो ये गैस कांस्टेंट अपॉन में आवागाद्रो नंबर, यूनिट डायमेंशन सेम रहता है क्योंकि आवागाद्रो नंबर का तो कुछ होगा ही नहीं। आगे समझ में? उसके बाद में हम लोग स्टीफन कांस्टेंट पर चले गए थे। स्टीफन कांस्टेंट याद है? बीन कांस्टेंट है, उसमें है नोट्स में सब कुछ। बीन कांस्टेंट हो गया, स्टीफन कांस्टेंट हो गया, उधर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हो गया, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हो गया। इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट से पहले आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाएगा। मैं कह रहा था अभी लास्ट ईयर नीट एग्जाम में आपको पूछा गया था स्ट्रेस का क्या है। तो स्ट्रेस क्या है? एक तरीके से प्रेशर वाला फॉर्मूला तो यूज होता है उसके अंदर। स्ट्रेस के अंदर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसमें परपेंडिकुलर लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, थ्रस्ट बोलने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशन तो ये रहेगा, यूनिट तो ये रहेगा, यूनिट थोड़ी बदलेगा। स्ट्रेस का ये था, तो बता पाओगे नहीं बता पाओगे? स्ट्रेन सर चेंज ऑफ डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो उसका तो कुछ होता ही नहीं है। तो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, प्रत्यास्थता गुणांक जो था, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट 3 टाइप से पढ़ते हैं आप लोग, नाम उनके यंग मॉड्यूलस हो गया, एक बल्क मॉड्यूलस हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ रिजिडिटी हो गया। याद है क्या? यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों को अलग अलग पढ़ना। मतलब यूनिट डायमेंशन तो एक ही है, लेकिन नाम अगर अलग से आ जाए तो फिर तो अपने को समझना पड़ेगा ना कि भाई यही पूछा जा रहा है आपसे। एक वो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट था, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन के। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट एफ, स्प्रिंग आपका जो हुआ करता था, स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर एफ स्प्रिंग
इक्वल टू हो गया माइनस का के एक्स। तो के जो है ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो के निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। मुझे माइनस से क्या लेना देना, तो फोर्स अपॉन में यहाँ पर लेंथ था, फोर्स अपॉन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो बात तो एक ही है ना, नहीं आया समझ में? यूनिट और डायमेंशन के लिए तो बात देखिए, तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर और इसका m1 L0 t-2। तो एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, जितने भी मैंने आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ा रखे हैं सबका एक बार तैयार करना है। कर लेंगे क्या? और फिर मैं कल आपकी कॉपी में चेक करूँगा। तो ये हमारा एक यूनिट डायमेंशन वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। कि डायमेंशंस के एप्लीकेशन, जैसे हम लोग फार्मूला वेरीफाई करते हैं या एक अदर फार्मूले के अंदर कोई कांस्टेंट दे रखे होते हैं तो उनका हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं। हटाएं इसको, तो ये कर लेंगे आप कंप्लीट में कि सपोज दैट f इक्वल्स टू आपको दे देता है a प्लस बी इंटू एक्स। इस तरीके से इक्वेशन दे दी, बता दिया गया आपको कि f जो है वो क्या है बेटा, फोर्स है, और x क्या है आपके पास में, डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि ये तो बल है और ये क्या है आपके पास में, विस्थापन। ये बल हो गया और ये क्या हो गया, विस्थापन। वहीं आपसे कहा गया a और b दोनों क्या हैं, कांस्टेंट नियतांक है, तो इनका विमा बताइए, इनका डायमेंशन बताइए। तो एक रूल है ओनली, उस रूल को आपको याद करना है। रूल फर्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, एक रूल आप याद करिए कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ प्लस होती है, ठीक है, या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में माइनस होती है, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब इस क्वांटिटी का डायमेंशन इस क्वांटिटी के डायमेंशन के क्या हो, बराबर हो। नहीं आया समझ में? तो वापस देखो कि दो क्वांटिटी हैं अगर आपके पास में a और b, और इनके बिटवीन अगर साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का, तो एक बार इसका मतलब है कि ये दोनों प्लस हो रखी है। ये क्वांटिटीज तभी प्लस हो सकती है, तभी हो सकती है, तभी हो सकती है जब इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम। डायमेंशन क्या होगा, सेम। अदरवाइज ये प्लस या माइनस नहीं हो सकती। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ प्लस होती है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ए का डायमेंशन, ए की विमा बी की डायमेंशन या बी की विमा के क्या होगी, बराबर होगी। ए का डायमेंशन बी के डायमेंशन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और अगर इनके इक्वल में लिखा हुआ है बेटा सी, इनके इक्वल में क्या लिखा हुआ है, सी, और इसके इक्वल में लिखा हुआ है डी, मान लीजिए, तो यहाँ पे सी का डायमेंशन भी बराबर होगा किसके, ए के। यानी कि डायमेंशन ऑफ, वैल्यू बराबर नहीं कह रहा बेटा मैं, डायमेंशन कह रहा हूँ, विमा कह रहा हूँ कि सी की विमा या डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ सी की विमा बराबर होगी डायमेंशन ऑफ बी के। कर लेंगे क्या? ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। वही अगर मैं यहाँ माइनस में लगा रहा हूँ तो एज इट इज़ है, जो डी मिल रहा है, डी का डायमेंशन यानी कि डी की विमा, डायमेंशन ऑफ डी की विमा बराबर होगी डायमेंशन ऑफ ए के। डायमेंशन ऑफ डी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी के। समझ आ रहा नहीं आ पा रहा? हो जाएगा क्या? ए की विमा डी की विमा के बराबर है और बी की विमा भी किसके बराबर होती है, डी के बराबर होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनो। अगर दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी अगर प्लस होती है या माइनस होती है, ये तभी पॉसिबल होता है, उनका प्लस और माइनस तभी पॉसिबल होता है जब उनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब अगर वो प्लस हो गई हैं तो अब क्लियरली अपने को याद रखना है कि अब इनके डायमेंशन आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और जो उधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को जो मिल रहा है, इक्वल करके जो मिल रहा है, उसका डायमेंशन इन हर स्टेप के क्या होगा, डायमेंशन के बराबर होगा। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। f इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एफ इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो मैंने कहा अच्छा a और b आपस में प्लस हो रखे हैं तो इनका डायमेंशन आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो बेटा a ऐड किसके साथ हो रखा है, नॉट ओनली फॉर b के साथ ऐड हो रखा है, ये पूरे bx के साथ ऐड हो रखा है भाई। अकेले b के साथ में प्लस हो रखा है क्या? ये नहीं, किसके साथ हो रखा है, bx के साथ। तो आप लिखेंगे कि a की विमा बराबर है किसके,
बी एक्स की विमा के, अकेले बी की विमा के बराबर नहीं होगी, बी एक्स की विमा के बराबर होगी। यानी कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स। समझ में आएगा? पूरा स्टेप लेना है, अकेला बी या अकेला एक्स नहीं लेना है। आगे समझ में? दूसरा बात ये भी मैं लिख सकता हूँ कि अब एफ की विमा ये भी बराबर होगी किसके? ए की विमा के। यानी कि डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल होगा किसके? डायमेंशन ऑफ ए के। डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ किसके? पी एक्स के, पूरे बी एक्स के। यहाँ लिख सकता हूँ मैं कि डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी एक्स। बोला समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से हमें किया एफ की विमा, ये तो फोर्स है बेटा, फोर्स की क्या होती है? m1L1T-2, और यही तो ए की विमा आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? तो ए की विमा मिल गई, तो ए की विमा मिल गई तो यहाँ पे रख दीजिए m1L1T-2। बी तो हम जानते नहीं है, लेकिन एक्स के लिए मैंने क्या कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और विस्थापन की विमा क्या होती है बेटा? L1। डिवाइड करोगे m1L1T-2, बाकी तो सब मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो खत्म हो गई यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यूज करते फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स चालू। L1 से L1 कैंसिल, तो m1L0T-2 ये किसका डायमेंशन है बेटा? बी का। नहीं आया समझ में? हो जाएगा क्या? और ए का डायमेंशन ये आया, तो ए जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फोर्स की तरह। ए जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? जब उसका डायमेंशन फोर्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है? फोर्स। आप बताइए विनायक कि बी जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बी किस फिजिकल क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा है? एक्सेलरेशन। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? एक्सेलरेशन। मीटर, सॉरी ये तो किलोग्राम है, ये तो किलोग्राम है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये तो हो गया आपके पास में कौन? किलोग्राम अपॉन में टाइम स्क्वायर, तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर अभी किसका आया था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन, सरफेस टेंशन आई थी शायद, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन आई थी ना अभी, आगे समझ में? या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, कैसा? ये दे देगा, ये क्वेश्चन दे दिया, फिर उसने पूछेगा कि बताओ बी यहाँ पर किस फिजिकल क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। तो तरीका एक ही है, आपको बी का डायमेंशन निकालना है। बी का डायमेंशन निकालने के बाद में अपने को विचार करना है, दिमाग में सोचना है कि ये डायमेंशन किसका आया हुआ है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट और एक सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन में देखो कि एक ऑप्शन है कि दोनों है, दो है तो दोनों राइट आंसर होंगे, और अगर एक है तो उनमें से कोई भी एक टिक करना है आपको। समझ में आया नहीं आया? तो क्वेश्चन ऐसे बनता है। अपन लोग पहले ही डिसाइड कर ले कि अपने से आएगा नहीं, तो वो मत करना, करके देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ से जज होगा कि ये किसको डिनोट करता है। तो बी यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है बेटा? पृष्ठ तनाव को या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट को। क्लियर है क्या? चलो एक क्वेश्चन में दिया आपको फटाफट, v इक्वल्स टू पी प्लस क्यू इंटू टी एज इट इज। शॉर्ट क्वेश्चन है, v वेलोसिटी है यहाँ पर, v क्या है? वेलोसिटी। t क्या है बेटा? टाइम। p और q दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। तो फास्टली बताओ p और q का डायमेंशन किसके बराबर आएगा? डायमेंशन क्या है? प्लस ये भी बताना है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। जल्दी फास्ट। किन बच्चों का आ गया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ p, यानी कि v क्या है? वेलोसिटी m0L1T-1। तो ये p का डायमेंशन हो गया नहीं हो गया? तो p ऐसे किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? वेलोसिटी की तरह। वहीं यहाँ पर करोगे कि वेलोसिटी इक्वल टू q इंटू टी, तो वेलोसिटी अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम। इक्वल टू में कौन रहेगा? q। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन में टाइम किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन, त्वरण के बराबर होता है। तो m0L1T-2। तो यहाँ पर q जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके के कोई क्वेश्चन आए तो उनको कंप्लीट कर लोगे क्या, या नहीं कर पाओगे? हो जाएगा। जैसे अपन लोग रियल गैस इक्वेशन जानते हो आप लोग, तो रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए अपॉन में P प्लस ए अपॉन में v स्क्वायर
नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर v माइनस का क्या होता है, v इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, RT। बताइए यहाँ पर a और b दोनों कांस्टेंट हैं, a और b दोनों क्या हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर बताइए कि a और b दोनों का डायमेंशन क्या होगा। बहुत सिंपल है सर, p का डायमेंशन a अपॉन b स्क्वायर के बराबर। p यहाँ प्रेशर है, v यहाँ पर वॉल्यूम है, p प्रेशर और v वॉल्यूम। तो a का निकालूंगा तो क्या लिखूंगा कि p प्लस a अपॉन b स्क्वायर। तो बेटा कॉन्सेप्ट वही है, p इसके साथ प्लस हो रहा नहीं हो रहा, तो मैंने क्या क्या करके क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ प्लस हो रखी है, इसका मतलब उनका डायमेंशन क्या है। तो p का डायमेंशन किसके बराबर है, a अपॉन b स्क्वायर के। p क्या है, प्रेशर, और v क्या है, वॉल्यूम। तो p v का स्क्वायर बराबर कौन आएगा, a। कर लोगे क्या, यहाँ दाब यानी प्रेशर का डायमेंशन रखना है, यहाँ वॉल्यूम का रखना है, कर लेंगे। फिर आगे चल करके मैंने देखा कि v माइनस क्या हो रहा है, तो मैंने ये भी तो कहा था कि अगर एक क्वांटिटी दूसरे में से माइनस होती है तो उनका डायमेंशन भी क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन किसके बराबर है, b के, L3। आ जाएगा समझ, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, अंजलि नहीं आया समझ में, आ गया क्या। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो कंप्लीट कर लोगे क्या, ऐसा मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन है तो आज ही आपको जाकर के प्रैक्टिस करनी है। यूनिट और डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको फ्री कर देना। यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ध्यान रखना कि किस क्वांटिटी, मतलब 4-5 ऐसी यूनिट लेस क्वांटिटीज जो आपके टेबल में दे रखी है उनको एक बार रीड करना कि कौन सी क्वांटिटी है जो यूनिट लेस हैं, जिनका कोई भी यूनिट नहीं है। या ऐसे देखना कि कितनी क्वांटिटियों के यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं, इस सेम होते हैं। जैसे इम्पल्स और मोमेंटम का आया था, वर्क का आया था, एनर्जी का बराबर था, वहीं टॉर्क का भी इनके बराबर होगा। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया और टॉर्क हो गया, इनका आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, और ऐसे 4-5 आप लोग क्या देखेंगे कि किस किस का बराबर होता है आपस में, या यूनिट लेस कौन कौन से होते हैं। एंगल के बारे में जैसे एक बार क्वेश्चन आया था अभी लास्ट ईयर शायद, एंगल, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। एंगल जो है, एंगल के पास यूनिट होता है बेटा, एंगल के पास क्या होता है, यूनिट होता है, लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं होता, ध्यान रखना। तो ये ऐसा आया था कि कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, तो वो कौन होता है, एंगल। वो कौन होता है, एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं या कोई भी आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। जैसे मैं आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ाया था आपको, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, इस तरीके से। तो आपसे कभी साइन का पूछा जाए बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी नहीं होता। आज मैं यहाँ पर के की जगह बेटा, के की जगह और ए लिख दूँ, आपसे पूछूँ बोला ए का डायमेंशन बताओ, तो सिंपल सी है कि ओमेगा टी से कौन माइनस हो रहा है, ए एक्स। इसका मतलब ओमेगा टी का डायमेंशन ए एक्स के डायमेंशन के क्या होगा, बराबर। तो ओमेगा टी अपॉन में क्या कर लोगे, एक्स, बराबर में कौन आएगा बेटा, ए। कर लोगे क्या। ओमेगा आपका क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दोगे। और ये टी क्या है आपका, टाइम, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया। कर लेंगे क्या। तो ऐसे इक्वेशन आ जाए उसमें पूछा जाए तो यहाँ से काम करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई लेना देना। कर लेंगे क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्व करें। रही आपके दो एंगल जो थे आपके, कौन से, प्लेन एंगल और प्लेन एंगल, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोनों क्या होते हैं। हटाएं इसको, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन, कॉपी में हो रखे हैं। प्लस नहीं तो इस बार जो 11th को हमने सीट दी है उन सीट्स को एक बार ले लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन पर बेस्ड। उनकी सीट भी नहीं लें तो आप उनकी कॉपी ले लेना, और कॉपी के अंदर ही 100+ क्वेश्चन हमने यूनिट डायमेंशंस के ऊपर कंप्लीट किए हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे कि हम लोग अगर बात करें प्लेन एंगल की, किसकी बात करेंगे बेटा, प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल जैसे हम लोग एक सर्कल पर मूव कर रहे थे, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ से ट्रेवल होकर के इस तरीके से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, बी, और यहाँ पर क्या पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो गया पास में, सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये तो एंगल है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, एक तरीके से लेंथ हो गया, या लेंथ ऑफ आर्क इसको हम लोग कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रेडियस।
तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगल इक्वल टू होता है सर लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में क्या होता है, तो एंगल थीटा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क को मैंने किससे डिनोट कर लिया, एल से, अपॉन में रेडियस को किससे डिनोट कर दिया, आर से। तो ये बेटा इसका फॉर्मूला बन गया, किसका, प्लेन एंगल का। हो जाएगा क्या, ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और रेडियस का यूनिट भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए इसको हमने अलग से यूनिट दिया, अलग से हमने इसका यूनिट क्या दिया बेटा, आपको याद होगा रेडियन। क्या दिया था, रेडियन। आप तो ये भी जानते हो कि इसका डिग्री भी तो होता है सर, एंगल का क्या होता है, डिग्री भी तो होता है। और डिग्री और रेडियन किस तरीके से रिलेट होते हैं, तो डिग्री को अगर आपको कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, रेडियन के अंदर, डिग्री को अगर कन्वर्ट करना हो किसके अंदर बेटा, रेडियन के अंदर, तो पाई बाई 180 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। सपोज दैट 30 डिग्री है, देख रहे हैं, 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई बाई 180 से। तो 0 से सर 0 चला गया, 3 से 6 चला गया, तो इधर हो जाएगा पाई बाई 6। नहीं आया समझ में। आपको कहा जाए 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो सर वही काम करना है, पाई बाई 180। 0 से 0 चला गया, 6 18 हो गया, तो इधर हो जाएगा पाई बाई 3। बोला समझ में आया नहीं आया। तो इस तरीके से डिग्री और रेडियन क्या होते हैं, रिलेट करते हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, और रेडियन से डिग्री पर जाने के लिए 180 अपॉन में पाई। कर लेंगे क्या, उल्टा ही तो करना है, 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। तो ये रेडियन हो गया। ये एंगल कौन सा होता है, प्लेन एंगल। तो इसका यूनिट बता दिया गया। तो यूनिट तो है, माना एम के सिस्टम में नहीं आ रहा है आपका, लेकिन हमने उसको अलग से क्वांटिटी में इसलिए रखा कि उसका अलग एक यूनिट है, कौन, रेडियन। लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है। गिव द नेम ऑफ द क्वांटिटी दूज हैव यूनिट नॉट डायमेंशन। तो आप क्या नाम बताओगे बेटा, प्लेन एंगल। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन तो नहीं होता लेकिन यूनिट होता है, बता देंगे क्या, हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल एक तरीके से यही है, एंगल वाला काम ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पर ये लेंथ से डिसाइड होता है, लेंथ से डिफाइन होता है। सॉलिड एंगल जो होता है वो एरिया से डिफाइन होता है। सॉलिड एंगल किससे डिफाइन होता है, सपोज दैट मैंने एक कोन बना लिया, इस तरीके से क्या बना दिया हमने, एक कोन। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा सॉलिड एंगल। ये जो एंगल है ये किसका काम करेगा, सॉलिड एंगल का काम करेगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालूंगा तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क का काम कौन करेगा, बोला ये जो ऊपर ये एरिया बना हुआ है ये एरिया करेगा आपका लेंथ ऑफ आर्क का काम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द आर्क। क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ द आर्क। फॉर्मूला वही लगता है, एंगल इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, एरिया ऑफ आर्क। और यहाँ पर हम लोग ये काम में ले लेते हैं, इसको अगर हमने आर से डिनोट कर लिया है, या स्लेंट हाइट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एल। तो ऊपर एरिया हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कर लेंगे क्या। ये आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन। क्या नाम होता है इसका, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। डायमेंशन इसका भी नहीं होता। कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास में यूनिट डायमेंशन वाला ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। प्लस इसमें आप लोग इस बार जो है ज़्यादा वो 3 चीज़ें और पढ़ लेना, कि जो बड़े बड़े यूनिट मैंने आपको पढ़ाए थे, पार्सेक हो गया या लाइट ईयर हो गया, याद है एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ के जो थे या टाइम के तो थे, अजीब अजीब जो नाम थे थोड़े से, उनको एक बार ध्यान से देख के जाना कि कौन किसका यूनिट होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि बोले इसमें पीछे ईयर आ रहा है तो ये टाइम का होगा। टाइम का नहीं होता है, वो डिस्टेंस का होता है, आगे समझ में लेंथ का होता है। तो इस तरीके से वो एक हमने बहुत सारे नाम लिखवाए थे आपको, उन नामों को एक बार देख जाना, ठीक है। ये चैप्टर आपका पहला कंप्लीट हुआ, इसको इसी तरीके से रिवाइज कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो बता दो आप। रेगुलर चलें या फिर फिजिक्स का पीछे से कोई पार्ट लेना है तो वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर चलते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है ना। चलो ठीक।